आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर एलिमेंट्स। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में और जो भी हमारे मेन फ्लूइड्स थे, हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स मूव करते हैं उनके बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि जो ब्लड है स्पेसिफिकली उसका क्या क्या फंक्शंस होता है और उसके फंक्शंस के साथ साथ उसका कंपोजिशन भी बताया था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, जब हमने कंपोजिशन की बात की थी तो हमने पढ़ा था ब्लड का कंपोजिशन दो चीज़ों से होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेलुलर एलिमेंट्स। ठीक है, जो सेलुलर एलिमेंट्स थे अब हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, सेलुलर एलिमेंट्स में हमने अंदर पढ़ा था कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होती हैं। अभी मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगी। प्लाज्मा के बारे में उस दिन मैंने बता दिया था, इनके बारे में डिटेल में हमें अब बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारा पहला टॉपिक क्या है, हमारा पहला टॉपिक है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, या हम आरबीसी को और क्या बोलते हैं, हम आरबीसी को कहते हैं इराइथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसाइट्स। अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग तो इराइथ्रिन जो होता है वो हम लोग रेडिश सब्सटेंसेस के लिए जनरली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रो वहीं से और साइट्स का मतलब ही सेल होता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ, इराइथ्रोसाइट्स आरबीसी का दूसरा नाम होता है। अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो इसका शेप जो होता है वो बायकॉन्केव होता है। बायकॉन्केव मतलब कैसे? साइड साइड से बल्जिंग होगा और बीच से दबाव। जैसे हमारा बलून है, इसको मैं यहाँ से चिपटा दूं तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो कैसा दिखता है हम लोग का बाय। और इसका इस शेप का भी सिग्निफिकेंस होता है, अभी हम आगे बात करेंगे क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो साइड साइड से बल्ज्ड होता है और बीच से क्या होता है? ऐसे दबा दबा सा होता है। ठीक है, राउंडेड शेप साइड से होता है, सेंटर से हम लोग उसको क्या कर देते हैं? फ्लैट कर देते हैं। ये हमारा आरबीसी का शेप होता है। शेप के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो आरबीसी होता है वो वन ऑफ द सबसे छोटे सेल्स में से एक होता है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर। कितना डायमीटर होता है? 7 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। अब स्मॉल साइज का होने का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका जो स्मॉल साइज है उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है? पहला फायदा तो ये होता है कि स्मॉल साइज होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, अगर हमारे बड़े बड़े सेल्स होंगे तो मान लो एक में खाली इतना ही हो पा रहा है अकोमोडेट, और ध्यान से देखा जाए तो खाली इतना पार्ट है सरफेस का जो एक्चुअली में काम कर रहा होगा। बट अगर सोच के देखो कि इतने ही रीजन में अगर हम छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स को घुसा दें तो इन सबका सरफेस एरिया हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? तो कहीं ना कहीं छोटे सेल्स होने का क्या फायदा होता है कि सरफेस एरिया जो होता है वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने का हमें ट्रांसपोर्टेशन में फायदा मिलता है। तो स्मॉल साइज से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो वो एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो एफिशिएंटली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा ऑब्जॉर्ब करके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो आरबीसी को पतली पतली, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा पता हो सबको तो हमारे में ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। जैसे में आर्टरी और वेन में इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिलरी हमारी बॉडी की सबसे फाइनेस्ट और छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स इससे पास भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर आरबीसी का साइज बड़ा होता और आरबीसी का जो ये शेप है, ये पर्टिकुलर कर्वी टाइप जो शेप है, इस शेप की वजह से वो बहुत स्मूथली कैपिलरी से ट्रैवल कर पाता है और जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कैन ट्रेवल इन फाइन कैपिलरीज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये काम कर सकता है। इसके अलावा और की बात करती हूँ अगर मैं, कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका काउंट कितना होता है, काउंट इसका कितना होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली बात होती है
approximately 5 million per mm cube in males and approximately 4.5 million या उससे कम पर mm क्यूब इन फीमेल। ठीक है, तो मेल्स में कितना होता है 5 मिलियन पर mm क्यूब और फीमेल्स में कितना होता है लगभग 4.5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, फीमेल में जनरली हम लोग देखेंगे हाइट हो गया, वेट हो गया, मैटर हो गया, ये सब चीज़ कंपेरेटिवली थोड़ी सी वेट वाइज स्ट्रक्चर वाइज थोड़ी सी छोटी या छोटी भी नहीं लेकिन हल्की फुल्की कम होती है। ठीक, तो ये काउंट हो गया फीमेल बॉडी और मेल बॉडी की बात करूँ तो अभी हम इस पेज को अगर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो मैंने क्या क्या चीज़ें बोली। मैंने बोला कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है इराइथ्रोसाइट्स। इसका शेप कितना क्या होता है बाइकॉनकेव। डायमीटर क्या होता है 7 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। स्मॉल साइज से क्या क्या फायदा होता है पूछा जा सकता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या फायदा होता है ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाता है। और दूसरा क्या स्मॉल साइज से फायदा है कि जो पतली पतली छोटी छोटी कैपिलरीज है जैसे कि ब्रेन में होगा, किडनी में होगा, बहुत फाइन कैपिलरीज है, वहां पे इजीली क्या कर सकता है ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और इसके काउंट की बात करूँ तो 5 मिलियन पर mm क्यूब या फिर 4 मिलियन पर mm क्यूब। 5 मिलियन पर mm क्यूब किस में होता है मेल्स में होता है। 4.5 मिलियन पर mm क्यूब किस में होता है फीमेल्स में होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। अगर थोड़ा सा आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी जो होती है हमने उसे रेड ब्लड सेल का, आरबीसी के अंदर जो रेडिश कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है हीमोग्लोबिन की। अगर मैं हीमोग्लोबिन का थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताऊं, हीम और ग्लोबिन क्या होता है, हीम होता है और ग्लोबिन होता है। अब अगर मैं हीमोग्लोबिन को डिफाइन करूं तो मतलब क्या होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का मतलब ये होता है कि मतलब कि एक्चुअली में होता क्या है, ये एक ऐसा केमिकल है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा बात कि जो आरबीसी होती है अगर मैं इसकी शेप वाइज थोड़ी बात करूं तो आरबीसी के अंदर ये जो पूरा बेस लाइक फ्लूइड बोल सकते हैं या ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होता क्या है, स्ट्रोमा जो होता है वो होता है कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं, तो कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी होती है और इसी के अंदर क्या होता है हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है रेडिश कलर। और एक और बात अगर मैं बोलूं, जो मैंने कहा ना हीम और ग्लोबिन, हीम जो होता है इनऑर्गेनिक पार्ट होता है और इसमें पता है प्रेजेंट क्या होता है आयरन Fe। और शायद तुम लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आयरन जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर देता भी है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ग्लोबिन क्या होता है प्रोटीन होता है। कौन सा पार्ट होता है प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन में अगर हम ध्यान दें तो हीमोग्लोबिन में हमने अभी तक क्या बात की कि आरबीसी के अंदर इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है हीम और ग्लोबिन। हीम उसका इनऑर्गेनिक पार्ट होता है जिसमें आयरन कंटेन होता है, हीम का मतलब ही होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। ठीक है, बाकी हीमोग्लोबिन को हम लोग एक और नाम देते हैं, हीमोग्लोबिन को हम लोग कभी कभी बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और इसका रीजन बस जस्ट मैं अभी बता रही हूँ। जो मैं अभी रिवाइज कराई थी उसकी बात करें अगर तो रिवीजन में बात करें तो मैंने और क्या बताया, मैंने कहा कि आरबीसी का ये जो बेस पार्ट होता है ये जो पूरा अंदर ये भरा है इस रीजन को पूरा हम क्या कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। इस पूरे पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा कंटेन करता है हीमोग्लोबिन को जो कि रेडिश कलर ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बस अब क्यों मैंने बोला कि हमारा, मैंने कहा ना हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक तो ना पिगमेंट का काम हमें एक पता है कि वो कलर इम्पार्ट करने का काम करता है और वो हमने बात कर ली। इसके अलावा हीमोग्लोबिन और कौन सा काम करने में हेल्प कर रहा है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के अपने साथ बाइंड कराता है
तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं हम उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और बहुत इजीली मतलब कि ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड कर जाता है, ठीक, बहुत जल्दी बाइंड कर जाता है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो उसको छोड़ भी देता है। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड कैसा होता है, ये कंपाउंड समवॉट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और मैं अभी तुम लोग को एक बात भी बताऊंगी, एक मिनट, तीनों के बारे में बता दो, 3 कंडीशंस होती है इसकी। ये दूसरी चीज क्या हो गई, हीमोग्लोबिन अगर किसके साथ बाइंड करता है, CO2 के साथ बाइंड करता है, तो जब वो CO2 के साथ बाइंड करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी, नहीं एक सेकेंड, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब ये किसके साथ बाइंड करता है, ये जो कंपाउंड होता है कंपेरेटिवली ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर दिया तो खतरनाक बॉन्ड बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि जब हम किसके साथ बाइंड कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। जब CO2 के साथ बाइंड करे तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना रहा है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करे, सिंपल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। ठीक है, तोड़ तोड़ के याद करना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। याद ऐसे करो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इसी के चक्कर में हमारा ऑक्सी वर्ड आ रहा है। जहाँ दो CO2 जहाँ 2 O2 प्रेजेंट हो जा रहे हैं, वहां हमने 2 पार्ट में कार्ब अमीनो बोल दिया। मतलब अब थोड़ा सा वैसा है ये, बट क्या है कि याद ऐसे हो सकता है। और ये जो होता है कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। अगर हमारे हीमोग्लोबिन को अमाउंट में मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे मिलती रहे, तो वो साइलेंट डेथ कॉज कर सकता है। अब ये जो मैं बात बता रही हूँ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन टाइप में पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? पूछी ये जा सकती है कि एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये जो मैंने सबसे लास्ट में बताया हुआ है, ये इसी के थ्रू होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कंपाउंड बनाता है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको हम HbCO ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये कंपेरेटिवली सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए ना तो बहुत खुश होता है। हालांकि हमारी बॉडी के लिए वो एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कॉज करती है। और कैसे कॉज करती है मैं बताती हूँ। क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है, तो क्या जब हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में मूव करेगा तो फिर बॉडी इसको छोड़ना चाहेगी? नहीं छोड़ना चाहेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब वो स्टेबल कंपाउंड हीमोग्लोबिन के साथ बना तो हीमोग्लोबिन क्या उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो ये जो कंपाउंड है इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि हीमोग्लोबिन उसको छोड़ता ही नहीं है। तो बॉडी में अगर ऑक्सीजन आ भी रही होती है तो जल्दी वो कट डाउन नहीं कर पाता। और अगर धीरे धीरे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है तो पूरी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या बन जाता है, सॉरी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को रिप्लेस करके कौन सा कंपाउंड बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कट डाउन करके कौन सा कंपाउंड बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, और ये फिर दोबारा ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है जब तक हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिल जाए। जैसे एक कभी कभी अगर थोड़ा क्राइम व्राइम चीज टाइप चीजें देखते हो तो, या सुना, थोड़ा बहुत सुना होगा, जैसे पहाड़ी इलाकों में लोग पहले कोयला वोयला जला के दरवाजा एकदम बंद करके ठंडियों के टाइम में सो जाते थे। लेकिन अब लोग ये प्रेफर नहीं करते। या पहले के टाइम में जो पुराने में मॉर्टिन आती थी, लोग एकदम कमरा वमरा बंद करके सो जाते थे। जहाँ अगर ऐसे कमरे हो जहाँ वेंटिलेशन ही ना हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि हो सकता है धीरे धीरे जो उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है वो क्या करे, हमारी बॉडी के ऑक्सीजन को रिप्लेस कर पाए। अब क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटिन्यूअसली हमें मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो भी बॉडी में सफोकेशन कॉज करता है, बट डेथ कॉज करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसा नहीं होता है। अगर धीरे धीरे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, दरवाजा बंद करके एकदम बढ़िया से सो रहे हैं और हमारे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भरती चली जा रही है, अब ऑक्सीजन जितनी भरी हुई थी वो तो हमने यूज कर ली। अब क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कट कर देगी। और इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी जो है फिर हर जगह कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और बॉडी तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे सर्वाइव ही नहीं कर सकती और हमारी साइलेंट डेथ हो जाएगी।
पूरी फैमिली एकदम खत्म हो जाती थी इस चक्कर में पहले के टाइम पे, ठीक है। इसलिए जो जला वला के कुछ भी कमरे में एकदम अनवेंटिलेटेड रूम में नहीं रहना चाहिए हम लोग को, ठीक है, क्योंकि वो एक डेथ का कॉज बन सकता है, तो ये रीजन आ सकता है, तो जान लेना। बाकी अगर मैं बात करूं कि आरबीसी बनता क्या है, ये वाली बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला हुआ है, मैंने ये बोला हुआ है कि हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेशन भाई क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है कि नहीं होता है, तो वहीं से तो सारी गैसेज आ रही हैं। जब ऑक्सीजन के साइड बाइंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, सीओ के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और यही क्या कॉज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, साइलेंट डेथ का रीजन हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे की बात क्या है। आगे की बात यह है कि अगर मैं बोलूं कि लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसीज, मतलब पैदा कहाँ हुई, मरी कहाँ आरबीसीज, इनकी लाइफ स्पैन कितना है, उस टॉपिक के बारे में बात करें अगर, एक मिनट, लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी, ठीक है। चलो ये वाला टॉपिक चालू करते हैं। अब अगर मैं लाइफ और डेथ ऑफ आरबीसी की बात करूँ, तो पहली बात तो क्या है कि आरबीसी फॉर्म कहाँ होती है। दो केसेस हैं, एक तो हम एडल्ट की बात करेंगे और एक तो हम एम्ब्रायो की बात करेंगे। एम्ब्रायो का मतलब जब मदर की बॉडी की या फीटल स्टेज की बात हो रही है, तो जब बच्चा बाहर निकला नहीं होता है मदर की बॉडी के, उस सिचुएशन की बात करते हैं। एडल्ट में कहाँ कहाँ बनता है, एडल्ट में पहली बात तो बोन मैरो में। कौन से, लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फीमर हो गई, ब्रेस्ट बोन हो गई। फीमर क्या होता है पता है, फीमर होता है जो हम लोग की थाई बोन होती है, ब्रेस्ट बोन होगी, हिप बोन होगी, इलियम, वो भी हिप ग्रेडल में प्रेजेंट होती है। ये इनमें हमें एडल्ट में, अब भाई जब एम्ब्रायो स्टेज में तो प्रॉपर बोन्स तो बनी नहीं होती है, उस केस में कहाँ बनता है, उस केस में दो जगहों पे बनता है, एक तो होता है लिवर और एक होता है स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी, स्प्लीन वैसे जान लो, स्प्लीन एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है और बहुत काम की चीज होती है, ठीक है। बाकी लिवर तो हमें पता ही है, तो लिवर जब तक बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती तब तक लिवर में। और एक और बात जान लो, 5 साल के बच्चे तक 5 साल के बच्चे तक बोन मैरो में सारी चीजें बन चुकी थी, आरबीसी बढ़िया बन रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, ठीक है। अब आगे देखो 5 साल तक मुझे बताई थी सारे बच्चों सारी बोन्स में बन सकते, कि तब तब कोई प्रॉपर लंबी लंबी बोन्स बनी नहीं होती है। बाकी एडल्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलरली कुछ बोन्स है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और अगर आगे देखें, और आगे क्या होता है कि बढ़िया बात यह है कि आरबीसी की स्पेशलिटी में से एक चीज ये होती है कि आरबीसी जब मेच्योर हो जाती है तब उसमें से कुछ चीजें गायब हो जाती है, जैसे न्यूक्लियस गायब हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, देखो हमें क्या करना है, आरबीसी को क्या करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है कि नहीं करना है, हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है। जगह भी तो चाहिए, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इन सबको अपने में बैठा के गाड़ी में लेके जाएगा, तो इन चीजों के लिए जगह चाहिए होती है। अगर सारी जगह न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ईआर ही ले लेंगे तो ये लेके कैसे जाएगा, ठीक। दूसरी न्यूक्लियस का तो मेन रीजन होता है कि देखो अब वो मेच्योर तो हो ही चुका है, जितनी चीजें उसमें फॉर्म होनी थी वो सब हो चुकी है, अब उसे क्या करना है, लूप में बस एक साइकिल में काम करना है, ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मेरी 9th की वीडियोस देखोगे तुम लोग तो उसमें मैंने बताया न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो है वो ब्लैक जैसा ब्रेन होता है हमारे लिए, जैसे ब्रेन है सारे डिसीजन तो सब लेने में काम करता है, वैसे उसमें भी अगर हमारे में ब्रेन नहीं होगा तो हम रोबोट हो जाएंगे, जैसे रोबोट में ब्रेन नहीं होता। यहाँ पे भी सेल में जब ब्रेन हट जाता है आरबीसी में से तो वो एक रोबोट जैसा हो जाता है, वो एक फिक्स काम करेगा, O2 उठाएगा ट्रांसपोर्ट करेगा, CO2 उठाएगा ट्रांसपोर्ट करेगा। कोई अक्लमंदी दिमाग लगाने वाला कोई काम नहीं कर रहा होता, तो अब इसको जरूरत भी नहीं होती न्यूक्लियस की। और मेन चीज है क्योंकि अब उसे ट्रांसपोर्ट करना है चीजों का, तो उसे क्या चाहिए, जगह चाहिए, वो उसे कौन देता है, न्यूक्लियस हटने के बाद, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत मेजर पोर्शन ले रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हट जाता है, क्योंकि यार ये कैरी किसको कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। अगर ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होगा, तो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर लेगा कि नहीं कर लेगा, रेस्पिरेशन करना चालू कर देगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को यूज करके अपनी चीजें एटीपी वेटीपी बनाने का काम ना करे, क्योंकि ये सब चीजें उसके पास हो
होकर स्टोर हो चुकी हैं, ना करे इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी हमारा सेल हटा देता है। बाकी अगर मैं ईआर की बात करूं, ईआर अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियो में देखा हो तो ईआर मैंने बताया हुआ है कि ईआर क्या होता है, लाइक स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है, प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करने का काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वही करेगा। बट खुद सोचो, अगर वो एक ढांचे जैसी चीज, एक हार्ड मास टाइप चीज प्रेजेंट होगी उसके अंदर जो उसको एक शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, तो वो बहुत पतली से पतली जगहों में से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब आगे अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों हटाना होता है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम जो होता है अगर ये सब प्रेजेंट होगा तो वो प्रॉपर पतली पतली कैपिलरीज से बढ़िया निकल के सरक के निकल नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हटा देते हैं जिससे वो प्रॉपर कोने आंतर वाले रीजन में भी आराम से पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि इसकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है। इसकी एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है 120 डेज होती है। कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन होती है इसकी एवरेज लाइफ स्पैन। मरता कहाँ है, डेथ के टाइम पे कहाँ जाता है, लिवर में जाता है, स्प्लीन में जाता है, बोन मैरो में जाता है। ये वो जगहें होती है जहाँ वो मरने के टाइम पे जाता है। और होता क्या है, लिवर में जो जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो लिवर में रह जाता है। ठीक है, लिवर में, और बाकी जो पोर्शन होता है ग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन्स वाला जो पोर्शन होता है, वो जो पोर्शन होता है वो बाइल पिगमेंट में मिल के बॉडी से बाहर निकल जाता है। बेलीरुबिन बेलीवर्डिन पढ़ा है ना, और नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो ग्लोबिन जो होता है बाइल पिगमेंट्स, उन्होंने 9th में पढ़ा होगा, ग्लोबिन जो होता है वो बाइल पिगमेंट्स के थ्रू निकल जाता है और लिवर कहाँ रह जाता है, सॉरी हीमोग्लोबिन कहाँ रह जाता है, लिवर में रह जाता है। ठीक, तो ये डेथ वाली चीजें हो गई। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, और हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जैसे अभी हमने ना पिछला वाला टॉपिक रिवाइज किया था। ठीक, आरबीसी फॉर्म कहाँ होता है, एडल्ट्स में फॉर्म होता है बोन मैरो में, एम्ब्रायो में कहाँ फॉर्म होता है, लिवर और स्प्लीन में। आरबीसी जो होता है वो मेच्योर होने के बाद न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक तीनों को अपनी बॉडी से हटा देता है। न्यूक्लियस क्यों हटा देता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हटा देता है, जिससे वो क्या कर सके, ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके बिना खुद यूज किए हुए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों हटा देते हैं, जिससे वो स्केलेटल सिस्टम जो है परफॉर्म कर रहा होता है, उसके चक्कर में हो सकता है वो बहुत पतली पतली कैपिलरी से पास ना कर पाए, तो इस टाइम वो पास कर ले, इसलिए हम लोग इसको हटा देते हैं। लाइफ स्पैन लगभग क्या होती है, 120 दिन, और अच्छे से याद कर लेना फॉर्म कहाँ हो रहा है और डेथ कहाँ हो रही है, अच्छे से याद करना, लगभग सेम ही होती है। डेथ लिवर स्प्लीन बोन मैरो में हो रही होती है, और डेथ के टाइम पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो लिवर में रह जाता है और ग्लोबिन वाला पार्ट बाइल पिगमेंट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये चीज हो गई। अब इसका जो लास्ट पार्ट ये है वो ये है कि हमारा जो आरबीसी होता है उसका अगर इंक्रीज हो जाए, अगर आरबीसी जो है वो नॉर्मल काउंट कितना था याद है, नॉर्मल काउंट था 5 मिलियन पर mm³ इन मेल्स एंड 4.5 मिलियन पर mm³ इन फीमेल्स। इस काउंट से अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं हम उसको, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और अगर इस नॉर्मल काउंट से डिक्रीज हो जाए, दोनों ही खतरनाक है जान लो, डिक्रीज हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, इराइथ्रोपीनिया। तो तोड़ तोड़ के याद करेंगे हम लोग शब्दों को, इसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, डिक्रीज होने पे कहते हैं इराइथ्रोपीनिया। थोड़ा याद कैसे कर सकते हो सोच के, जैसे अगर दोनों वर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में बट समझ नहीं आ रहा कौन सा इंक्रीज कौन सा डिक्रीज, इंक्रीज आ रहा है ज्यादा हो रहा है, ज्यादा के लिए पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है कम, डिक्रीज के लिए हम जनरल जो टर्म यूज करते हैं वो पीनिया यूज करते हैं, और आरबीसी है तो इराइथ्रोपीनिया, इराइथ्रोसाइट्स था ना तो इराइथ्रोपीनिया होगा। मुझे नहीं लगता इतने पार्ट में किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।